आज जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे शख्स की कहानी है जो एक गहरा कुआं था इस जमीन पर, जो बेशुमार बच्चियों के इल्म की प्यास बुझाता रहा। जिस तरह सूरज की रोशनी जमीन के जर्रे जर्रे को गुलजार कर देती है, वैसे ही इनकी भी कोशिश रही कि दुनिया भर की लड़कियों के हौसलों को उड़ान दे सके, उन्हें ज्ञान की रोशनाई दे। इतनी सी कहानी है प्रोफेसर दिवाकर शास्त्री और शकुंतला शास्त्री के बेटे की, आपा जी और भाबू जी के पोते की, हमारे और आपके आदित्य भैया की। काफी लंबे अरसे से वनस्थली विद्यापीठ महिला शिक्षा के लिए दुनिया भर में विख्यात है। ये वो बाग है जिसे पंडित हीरालाल शास्त्री और श्रीमती रतन शास्त्री ने अपनी बच्ची शांताबाई के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए लगाया, और इस चमन को सींचने की जिम्मेदारी शकुंतला दिवाकर यानी भाभी और दादा ने संभाली। किसी संस्थान को, विशेषकर शिक्षण संस्थान को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए अथक परिश्रम, त्याग, कुर्बानी और समर्पण की जरूरत होती है, और वो वनस्थली की मिट्टी में है। 4 जून 1963 को शकुंतला शास्त्री और दिवाकर शास्त्री के आंगन में एक फूल खिला और उसे नाम मिला आदित्य। जब आंखें खोली तो अपने चारों ओर शिक्षा और समाज सेवा का माहौल देखा, घर में भी और घर के बाहर वनस्थली परिसर में भी। इसी का नतीजा रहा कि उनका रुझान शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता गया। बबलू यानी आदित्य के बचपन को पूर्ण करने के लिए इनके आंगन में एक नन्ही परी आई, जिसे नाम मिला ज्योति। प्रोफेसर आदित्य शास्त्री की स्कूली शिक्षा वनस्थली गांव एवं विद्या भवन स्कूल से हुई। इसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी से कंप्यूटर साइंस और एमएससी गणित ऑनर्स की दोहरी डिग्री ली। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क स्टोनी ब्रुक से मास्टर और एमआईटी यूएसए से गणित में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ये वो संस्थान थे जिन्होंने प्रोफेसर आदित्य शास्त्री के युवा मन को एक दिशा प्रदान की। 1 साल तक उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बंबई में अपनी सेवाएं दी और अपने अनुभव को बढ़ाया। विजिटिंग फैकल्टी के रूप में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जापान की प्रतिष्ठित संस्थानों से भी उनका जुड़ाव रहा। अब उन्होंने अपने सपने और वनस्थली को उड़ान देने के लिए वनस्थली की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। 1991 का वर्ष उनके जीवन का सबसे खूबसूरत वर्ष था। वे बतौर रीडर वनस्थली विद्यापीठ के कंप्यूटर साइंस विभाग से जुड़े। विद्यापीठ में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दादा के सहयोग एवं आशीर्वाद से आपाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई, और साथ ही गणित की शिक्षा के लिए सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंसेस की स्थापना हुई। ये एक तरह से वनस्थली विद्यापीठ के नव आधुनिकीकरण का शुभारंभ था। ये साल
उनके व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण था। इसी वर्ष वनस्थली की वीर बालिका उनकी जीवन संगनी बनी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वनस्थली की आयरन लेडी प्रोफेसर ईना आदित्य शास्त्री की। दादा का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता था, इसलिए वो मार्गदर्शक की भूमिका में आ गए और सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे आ गई। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व उन्हें बड़ा अखरता था। महिलाओं को इस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उन्होंने विद्यापीठ को विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं और अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया। उसी का नतीजा है कि आज यहाँ की छात्राएं इंटरनेट ऑफ थिंग्स सीख रही हैं और दुनिया की सबसे विकसित इंडस्ट्री 4.0 प्रयोगशालाओं में मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स का तकनीकी कौशल भी हासिल कर रही है। इस बीच उनका रिसर्च भी चलता रहा। उन्होंने लगभग 50 शोध पत्र और 5 किताबें भी लिखी। कई रिसर्च प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया और विद्यापीठ के लिए लाखों डॉलर्स की राशि जुटाई। उनका मानना था कि यदि वनस्थली आर्थिक रूप से मजबूत हुई तो हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसके लिए साथियों के साथ मिलकर सतत प्रयास किए और सफलता भी प्राप्त की। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने वनस्थली आगमन पर कहा था कि वनस्थली की प्रगति की दर भारत की जीडीपी की दर से भी अधिक है। 1996 में वे प्रोफेसर बने और 2003 में उन्हें वनस्थली का निदेशक चुना गया। तत्पश्चात उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ के कुलपति पद को सुशोभित किया। अब तक वनस्थली के नवनिर्माण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया गति पकड़ चुकी थी। इंजीनियरिंग, प्रबंधन एवं वाणिज्य, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, विधि, डिजाइन, अर्थ साइंसेस, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, नर्सिंग, आर्किटेक्चर जैसे अत्याधुनिक विशिष्ट विषयों के अध्ययन केंद्रों की स्थापना हुई। छात्राओं के लिए नई सुविधाओं का विस्तार हुआ। एरो मॉडलिंग क्लब, राजस्थान का प्रथम सामुदायिक रेडियो वनस्थली, आपाजी व्यायामशाला, इंडोर खेल परिसर आदि, ताकि हमारी बच्चियों को एक स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण मिले, उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। वसुदेव कुटुंबकम की भावना का विकास करने के लिए उन्होंने सभी धर्मों के पर्वों का आयोजन परंपरागत ढंग से वनस्थली में शुरू किया। विभागीय आयोजनों को प्रोत्साहित किया ताकि छात्राओं की प्रतिभा को उभारा जा सके। वे स्वयं इस प्रकार के आयोजनों में उपस्थित होते और बच्चियों की धमाल देखकर सुकून पाते। ये वो दौर था जब भारत बदल रहा था। उदारीकरण और शिक्षा के प्रचार प्रसार से भारतीय जनमानस के नजरिए में बदलाव आ रहा था। लोगों के रहन सहन में आधुनिकता दृष्टिगोचर होती थी। अब वनस्थली में आने वाली छात्राओं और उनके अभिभावकों को और अधिक सुविधाएं चाहिए थी। उनकी समस्या ये थी कि उन्हें वनस्थली की विचारधारा और संस्कृति की हिफाजत भी करनी थी और आधुनिक वनस्थली का निर्माण भी करना था। अब नवीन सुविधाओं को विकसित करने के साथ साथ
अव्यवस्थित आधारभूत सुविधाओं पर काम शुरू किया। अत्याधुनिक सुविधाजनक छात्रावास, भव्य अकादमिक भवन, केंद्रीय पुस्तकालय, प्रशासनिक भवनों और कार्यकर्ताओं के निवास स्थान का नवीनीकरण, इसके अलावा सौर ऊर्जा प्लांट, ग्रिड सब स्टेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शॉपिंग प्लाजा, ऑर्गेनिक फार्मिंग आदि का निर्माण और नवीनीकरण करवाया ताकि छात्राओं को वनस्थली के माहौल में ढलने में सुविधा हो। उन्होंने इंडस्ट्री एकेडमिक इंटरफेस की नीति को प्रोत्साहित किया। इसी का नतीजा था कि देश की अग्रणी कंपनियों और व्यापारिक घरानों का सहयोग एवं साथ मिला, जैसे IBM, ICICI, SBI, महिंद्रा, बजाज, डालमिया। ये वो कुछ नाम हैं जिन्होंने वनस्थली के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाई। पिछले 3 दशकों में उन्होंने दिलों जान से वनस्थली की सेवा की। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वे वनस्थली को हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, MIT जैसी विश्व स्तरीय संस्थाओं के समकक्ष देखें। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अथक प्रयास भी किए। इसी का नतीजा था कि वैश्विक मंच पर वनस्थली की उपस्थिति दर्ज हो सकी। विश्व स्तरीय संस्थाओं टाइम्स हायर एजुकेशन एवं QS ने विद्यापीठ को वर्ल्ड रैंकिंग में विश्व की सर्वोच्च संस्थाओं के समकक्ष माना। भारत में उच्च शिक्षा मानकों को तय करने वाली संस्था NAAC ने वनस्थली विद्यापीठ को खरा मानते हुए उसे A++ की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी प्रदान की। इसका प्रमाण है देश विदेश के गणमान्य लोगों का उनके प्रति वक्तव्य। उनका मानना था कि महिला शिक्षा को महिलाओं के दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए। कि महिला सशक्तिकरण जो शब्द का चयन है, ये शायद पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो हम बात करते हैं वा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, तो महिला शक्ति का रूप है, हम ये मानते हैं। और दूसरी तरफ हम ये कहना चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, जैसा इसका मतलब वो उसकी शक्ति में कुछ कमी है और हम उसको शक्ति दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। महिलाओं में बहुत शक्ति है। शायद कुछ सामाजिक कारणों से उनकी शक्ति को उजागर करने का मौका थोड़ा सा कम उनको मिल पाया। अब जैसे जैसे मौके आ रहे हैं, हम ये महसूस कर रहे हैं कि उनमें बहुत शक्ति है। और मेरा तो व्यक्तिगत तौर से ये मानना है कि पुरुषों के मुकाबले कहीं बहुत ज्यादा शक्ति है। वनस्थली की शिक्षा प्रणाली प्रभावी इसलिए है कि महिलाओं को शिक्षा के मौके थे नहीं, तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो केवल पुरुषों को ध्यान में रख के बनाई गई है। जी जी। और पुरुष औपचारिक शिक्षा 1000 वर्षों से ले रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी केवल 100 वर्ष पुरानी है। तो वनस्थली शिक्षाओं को महिला की दृष्टि से देखता है। इसीलिए जो महिला विश्वविद्यालय महिलाओं की अंदरूनी शक्ति, योग्यता और मनोवैज्ञानिक रचना को ध्यान में रखकर शैक्षिक अवधारणा को विकसित करके बड़े सामाजिक उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, वे
हर संभव प्रोत्साहन और ख्याति के पात्र हैं, क्योंकि यही वो महिलाएं हैं जो आगे चलकर राज्यपाल, कॉर्पोरेटर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ख्याति प्राप्त कलाकार, संगीतज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, प्रख्यात शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता बनकर अपने परिवारों, संस्थानों एवं देश समाज में परिवर्तन लाएंगी। वनस्थली की ऐसी बहुत सी बहनें हैं जिन्होंने संस्था का नाम रोशन किया। उनका मानना था कि यदि महिलाओं का सशक्तिकरण करना है तो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाइए। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए महिलाओं को उद्यम के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना परिसर में करवाई। वनस्थली के साथ अपने इस 30 साल के सफर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, कामयाबी और असफलता देखी, मायूसी और खुशी देखी, लेकिन वे चलते ही गए, बिना थके, बिना रुके, निरंतर। यही वजह है कि स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्हें खूब प्यार और सम्मान और स्नेह मिला, जिसने उनके हौसलों को और बढ़ाया। जैसे ग्लोबल एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड 2015, वर्ल्ड चांसलर एंड वाइस चांसलर कांग्रेस द्वारा अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वाइस चांसलर अवार्ड 2016 में ही सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों जेसी बोस मेमोरियल अवार्ड प्राप्त किया। राजस्थान के राज्यपाल आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी के हाथों 2016 में शान राजस्थान अवार्ड लिया। 2018 में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से विजनरी एजु लीडर ऑफ इंडिया अवार्ड प्राप्त किया और 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा गौरव पुरस्कार उन्हें मिला। जब प्रोफेसर आदित्य शास्त्री का फसाना बयान हो रहा हो तो शिक्षण और शिक्षकों की बात ना हो, ये संभव ही नहीं। शिक्षक वो दिया है जो अपनी रोशनी से कई आफताबों को रोशन करता है। उनका कहना था, बैड टीचर लेक्चर, गुड टीचर टीच एंड ग्रेट टीचर इंस्पायर। अब तक आपने प्रोफेसर आदित्य शास्त्री के एक ही रूप को जाना है, वो है एक प्रशासक एवं शिक्षाविद। लेकिन जीवन में यदि एक ही रस हो तो वो एक रस्ता का शिकार हो जाता है। शिक्षण के अलावा खेल और संगीत उनके जीवन के दूसरे रंग थे। खेलों में क्रिकेट उन्हें सर्वाधिक प्रिय था। उनकी व्यक्तिगत गाड़ी में हमेशा क्रिकेट किट रखी रहती थी। जैसे ही मौका मिलता वे मैदान पर पहुंच जाते और खेल शुरू। रही बात संगीत की, तो वो तो उन्हें विरासत में मिला था। उनके दादा और पिता दोनों ही संगीत प्रेमी थे। उन्हें भी संगीत सुनना बहुत पसंद था, फिर चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो या सुगम संगीत। वे चाहे कितना ही मसरूफ क्यों ना हो, विद्यापीठ में होने वाले संगीत आयोजनों के लिए वक्त निकाल ही लेते थे। आपाधापी के इस जीवन में संगीत उनकी आत्मा को सुकून प्रदान करता और नया जोश दे देता। द पर्पज ऑफ लाइफ इज ए लाइफ ऑफ पर्पज। उनका कहना था, जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, कुछ ख्वाब होने चाहिए और उन्हें पूरा करने की जिद भी। उनका एक ही ख्वाब था
कि वे अपनी छात्राओं को आधुनिकतम शिक्षा प्रणाली दे पाएं। उनके कुछ बड़े ख्वाब थे: ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन वनस्थली। जहां तक ऑटोमेशन की बात है, वो बनकर तैयार है, दुनिया के आधुनिकतम इक्विपमेंट से सुसज्जित लैब के साथ। ऑनलाइन वनस्थली का सपना दादा ने देखा था और ये प्रोफेसर आदित्य शास्त्री की जिद बन गया। इत्तेफाक से कोरोना महामारी के कारण छात्राओं के एकेडमिक कैलेंडर को नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की और इसकी सफलता ने आशा दी कि ऑनलाइन वनस्थली शुरू की जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिलान्यास हो चुका है और उसका कार्य प्रगति पर है। जल्द ही वो मूर्त रूप ले लेगा। इसीलिए तो कहा है किसी शायर ने, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। दास्तान जिंदगी की कुछ इस तरह रही। जिंदगी मुट्ठी में दबी रेत की तरह फिसल गई। 24 मई 2021 को वनस्थली से कभी दूर न रहने वाले प्रोफेसर आदित्य शास्त्री हमेशा हमेशा के लिए वनस्थली में विलीन हो गए। कुछ ख्वाब पीछे रह गए, कुछ अरमान बिखर गए। वसीयत कुछ इस तरह से है उनकी, जब भी सुविधा और सिद्धांत में से किसी एक को चुनना हो तो तुम सिद्धांत को चुनना। वीर बालाएं आती हैं, यादों को मेरी किनारे कर दो। मैं जहां था, इन्हें जाना है वहां से आगे। आसमां इनका, जमीन इनकी, जमाना इनका। इन्हें कलियां न कहो, ये है बागबान सुनो। मैं कोई जिस्म नहीं हूं जो जलाओगे मुझे। तुम जब जहां चाहोगे वहीं पाओगे मुझे, वहीं पाओगे मुझे। आदित्य, तुम सच में आदित्य हो। हम तुम्हारे प्रकाश को नतमस्तक प्रणाम करते हैं। वनस्थली के प्रांगण में आपकी चलती परछाई देखते हैं। यहाँ के वृक्षों में, पत्तों में आपका श्वास सुनते हैं। जहां देखते हैं आप ही का प्रकाश देखते हैं। भोर होते ही आपसे संसार देखते हैं। आदित्य, तुम सच में आदित्य हो। वनस्थली आपके होने से महफूज थी और अब आप वनस्थली की हर रूह में ताउम्र महफूज रहेंगे।